हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। ये जो है हमारा बीपीएससी टीआरई कंप्यूटर साइंस और एसटीईटी कंप्यूटर साइंस का क्लासेस है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का सेशन जो है स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज के सेशन का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स मस्ट बी सपोर्टेड बाय एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू बिकम ए प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जो है प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनने के लिए जो है कौन सा फीचर्स जो है मस्ट सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, कौन सा फीचर्स को जो है सपोर्ट करना एकदम मस्ट होता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए है इनकैप्सुलेशन, ऑप्शन बी है इनहेरिटेंस, ऑप्शन सी है पॉलीमॉर्फिज्म, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव। ओके फ्रेंड्स, तो इसका आंसर होगा मोर देन वन ऑफ द एबव, क्योंकि इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म ये तीनों के तीनों जो हैं UPS के ही फीचर हैं। और कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जो है प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनना है तो UPS का फीचर जो है उसे सपोर्ट करना ही चाहिए। ठीक है, तो ये तीनों हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, फॉर ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू बी कंसीडर्ड ए प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इट मस्ट सपोर्ट द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। यानी कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जो है प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनना है, कंसीडर करना है, तो उसको जो है ऑब्जेक्ट्स के जो भी UPS के जो है जो भी फंडामेंटल होते हैं प्रिंसिपल उसे सपोर्ट करना ही पड़ेगा। उसके बाद ही कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन पाएगा। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द क्लासेस। अब पूछ रहा है इसमें से जो कौन सा स्टेटमेंट है क्लासेस के बारे में करेक्ट है। ऑप्शन ए है एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टांस ऑफ इट्स क्लास, ऑप्शन बी है ए क्लास इज एन इंस्टांस ऑफ इट्स ऑब्जेक्ट, ऑप्शन सी है एन ऑब्जेक्ट इज द इंस्टांस ऑफ द डेटा टाइप ऑफ डेट क्लास, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। तो दोस्तों इसका आंसर जो है वो स्टेटमेंट जो करेक्ट है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, यानी कि एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टांस ऑफ क्लास। यानी कि दोस्तों एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टांस ऑफ क्लास, ये जो है स्टेटमेंट सही होगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ए क्लास सर्व्स एज ए ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यानी कि एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो है दोस्तों क्लास जो है एक ब्लूप्रिंट और या फिर कह सकते हैं टेम्पलेट का काम करता है ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए। ठीक है दोस्तों, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो है क्लास जो है एक ब्लूप्रिंट या फिर कह सकते हैं टेम्पलेट का काम करता है ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए। एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टांस ऑफ क्लास, एक ऑब्जेक्ट जो होता है दोस्तों वो इंस्टांस होता है क्लास का। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टांस ऑफ ए क्लास, एक ऑब्जेक्ट जो होता है क्लास का इंस्टांस होता है, मीनिंग इट इज ए स्पेसिफिक रियलाइजेशन ऑफ दैट क्लास। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो होता है क्लास का इंस्टांस होता है, इसका मतलब ये हुआ इट इज ए स्पेसिफिक रियलाइजेशन ऑफ दैट क्लास, ये उस क्लास का जो है स्पेसिफिक रियलाइजेशन होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू क्रिएट एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास इन द C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू क्रिएट एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास इन द C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं और पूछ रहा है बताइए इन सभी ऑप्शंस में से किस ऑप्शंस का क्रिएट करके हम लोग C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो है एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते हैं। ठीक है, C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो है हम लोग किस चीज़ का यूज करके जो है एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते हैं। ऑप्शन ए है बाय यूजिंग द प्योर वर्चुअल फंक्शन इन द क्लास, क्लास में प्योर वर्चुअल फंक्शन यूज करके। ऑप्शन बी है बाय डिक्लेयरिंग ए वर्चुअल फंक्शन इन द बेस क्लास, बेस क्लास में वर्चुअल फंक्शन डिक्लेयर करके। ऑप्शन सी है बाय डिक्लेयरिंग द वर्चुअल कीवर्ड आफ्टरवर्ड द क्लास डिक्लेरेशन, क्लास डिक्लेरेशन के बाद जो है हम लोग वर्चुअल कीवर्ड डिक्लेयर करके। ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। तो दोस्तों इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन ए बाय यूजिंग द प्योर वर्चुअल फंक्शन इन द क्लास।
ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाय यूजिंग द प्योर वर्चुअल फंक्शन इन द क्लास। यानी कि सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो है हम लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते हैं बाय यूजिंग द प्योर वर्चुअल फंक्शन। ठीक है, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो है दोस्तों हम लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो बनाते हैं बाय यूजिंग द प्योर वर्चुअल फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे देखिए डिस्कशन है एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में। An abstract class in C++ is a class that cannot be instantiated on its own। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो है C++ में एक क्लास होता है जो कि खुद से जो है इंस्टांशिएट नहीं होता है। मीनिंग यू कैन नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास डायरेक्टली। मतलब ये हुआ कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो भी होगा उसका ऑब्जेक्ट जो है हम लोग डायरेक्टली क्रिएट नहीं कर पाएंगे। इंस्टीड इट सर्व्स एज ए ब्लूप्रिंट फॉर अदर क्लासेस। लेकिन इसके बावजूद भी जो है दोस्तों एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो है अदर क्लासेस के लिए ब्लूप्रिंट का काम करता है। प्रोवाइडिंग ए कॉमन इंटरफेस एंड पोटेंशियली सम डिफॉल्ट फंक्शनैलिटी दैट डिराइव्ड क्लासेस कैन इनहेरिट एंड एक्सटेंड। ठीक है, अदर क्लासेस के लिए जो है एब्स्ट्रैक्ट क्लास ब्लूप्रिंट का काम करता है और ये प्रोवाइड करता है कॉमन इंटरफेस एंड पोटेंशियली सम डिफ़ॉल्ट फंक्शनैलिटी को भी ये प्रोवाइड करता है। दैट डिराइव्ड क्लास कैन इनहेरिट एंड एक्सटेंड, जिसको कि डिराइव्ड क्लास जो इनहेरिट और एक्सटेंड कर सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल एलिमेंट्स इज द प्राइमरी एलिमेंट इन कंप्यूटर चिप। Which of the following natural elements is the primary element in computer chip। ठीक है दोस्तों, पूछ रहा है इन सभी नेचुरल एलिमेंट्स में से कौन सा नेचुरल एलिमेंट है जो कंप्यूटर चिप का प्राइमरी एलिमेंट होगा। ऑप्शन है कार्बन, ऑप्शन बी है सिलिकॉन, ऑप्शन सी है आयरन, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। तो दोस्तों इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी सिलिकॉन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिलिकॉन। यानी कि सिलिकॉन जो है एक नेचुरल एलिमेंट है एंड ये जो है कंप्यूटर चिप का प्राइमरी एलिमेंट भी होता है। सिलिकॉन जो है दोस्तों वो एक नेचुरल एलिमेंट है और कंप्यूटर चिप का प्राइमरी एलिमेंट भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच नेटवर्क टोपोलॉजी रिक्वायर्स ए सेंट्रल कंट्रोलर और हब। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच नेटवर्क टोपोलॉजी रिक्वायर्स ए सेंट्रल कंट्रोलर और हब। कौन से नेटवर्क टोपोलॉजी में जो है सेंट्रल कंट्रोलर या हब की आवश्यकता होती है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं और पूछ रहा है बताइए इन सभी नेटवर्क टोपोलॉजी में जो है कौन से नेटवर्क टोपोलॉजी में सेंट्रल कंट्रोलर और हब का रिक्वायर्ड होता है। ऑप्शन ए है स्टार टोपोलॉजी, ऑप्शन बी है मेश टोपोलॉजी, ऑप्शन सी है रिंग टोपोलॉजी, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। तो दोस्तों इसका आंसर जो है वो हो जाएगा स्टार टोपोलॉजी। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा स्टार टोपोलॉजी। ठीक है, यानी कि स्टार टोपोलॉजी में जो है एक सेंट्रल कंट्रोलर या फिर कह सकते हैं हब की आवश्यकता होती है। ठीक है दोस्तों, स्टार टोपोलॉजी में जो है हम लोग कह सकते हैं सेंट्रल कंट्रोलर या फिर हब की आवश्यकता होती है। ठीक है, यह देख लीजिए हमारा स्टार टोपोलॉजी है। ठीक है दोस्तों, ये जो है हमारा स्टार टोपोलॉजी है, ये डायग्राम, ये जो है हमारा सेंट्रल हब है। ठीक है, ठीक है, इसे सेंट्रल कंट्रोलर या फिर हम लोग हब कह सकते हैं। देख रहे हैं दोस्तों, ये जो है इसे हम लोग सेंट्रल कंट्रोलर या फिर हब कह सकते हैं। और जितने भी यहाँ कनेक्टेड डिवाइसेज देख रहे हैं एक सेंट्रल कंट्रोलर या फिर हब से ही जो है सारे डिवाइसेज कनेक्टेड हैं। ठीक है, इन स्टार टोपोलॉजी ऑल नोड्स आर कनेक्टेड टू ए सेंट्रल कंट्रोलर और हब। तो स्टार टोपोलॉजी में जो है जितने भी डिवाइसेज होते हैं वो सभी के सभी जितने भी नोड्स होते हैं वो सभी के सभी हब या फिर कह सकते हैं सेंट्रल कंट्रोलर से ही कनेक्टेड होते हैं। विच मैनेज द कम्युनिकेशन बिटवीन द नोड्स। और ये जो हमारा सेंट्रल कंट्रोलर है, ठीक है, ये जो हमारा हब है नोड के बीच में कम्युनिकेशन को यही एस्टेब्लिश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक कलेक्शन ऑफ हाइपर लिंक डॉक्यूमेंट ऑन द इंटरनेट फॉर्म्स द। ठीक है, एक कलेक्शन ऑफ हाइपर लिंक डॉक्यूमेंट ऑन द इंटरनेट फॉर्म्स द। इंटरनेट पे जो कलेक्शन ऑफ हाइपर लिंक डॉक्यूमेंट्स होते हैं वे क्या फॉर्म करते हैं। ऑप्शन ए है वर्ल्ड वाइड वेब, ऑप्शन बी है ईमेल सिस्टम, ऑप्शन सी है मेलिंग लिस्ट, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। ओके फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब। इसका आंसर हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि www। ओके, एक कलेक्शन ऑफ हाइपर लिंक डॉक्यूमेंट ऑन द इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट पे जो है हाइपर लिंक डॉक्यूमेंट का जो कलेक्शन होता है वो वर्ल्ड वाइड वेब बनाता है।
अब www क्या है, तो www का ही फुल फॉर्म जो है दोस्तों वर्ल्ड वाइड वेब होगा, ठीक है। और ये जो है हाइपर लिंक का कलेक्शन होता है। अब है विच ऑफ द फ्लॉपिंग इज नोट ए स्टेप इन द हेडर ट्रांसलेशन प्रोसीडर। विच ऑफ द फ्लॉपिंग इज नोट ए स्टेप इन द हेडर ट्रांसलेशन प्रोसीडर। ऑप्शन दिया हुआ है और पूछ रहा बताइए इसमें से जो है कौन सा जो है हेडर ट्रांसलेशन प्रोसीडर का स्टेप नहीं है। इन दिए गए ऑप्शंस में से जो है कौन सा ऑप्शन जो है हेडर ट्रांसलेशन प्रोसीडर का जो है स्टेप नहीं है। ऑप्शन ए है द IPv6 मैप्ड एड्रेस इज चेंज टू एन IPv4 एड्रेस बाय एक्सट्रैक्टिंग द राइट मोस्ट 32 बिट। ऑप्शन बी है द वैल्यू ऑफ द IPv6 प्रायोरिटी फील्ड इज डिस्कार्डेड। ऑप्शन सी है द IPv6 फ्लो लेवल इज कंसीडर्ड। ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव। ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। तो दोस्तों इसका आंसर जो है वो हो जाएगा द IPv6 फ्लो लेवल इज कंसीडर्ड, ठीक है। द IPv6 फ्लो लेवल इज कंसीडर्ड, ये जो है करेक्ट आंसर नहीं है, ये है रॉन्ग आंसर, ठीक है। और ये जो है हेडर ट्रांसलेशन प्रोसीडर का जो है ये स्टेप नहीं होता है, ठीक है। देख लीजिए द हेडर ट्रांसलेशन प्रोसीडर इज ए प्रोसेस इन्वॉल्व इन द ट्रांसलेशन ऑफ पैकेट बिटवीन IPv6 एंड IPv4 नेटवर्क, ठीक है दोस्तों। तो हमारा हेडर ट्रांसलेशन प्रोसीडर जो है एक प्रोसेस है जो कि IPv6 प्रोसेस और IPv4 प्रोसेस को जो है ट्रांसलेट करता है, ठीक है। इसके पैकेट्स को जो है ट्रांसलेट करता है। IPv6 क्या हो गया, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 हो गया, और IPv4 क्या हो गया, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 हो गया। IPv6 हमारे कितने बीट के होते हैं, तो IPv6 जो है दोस्तों हमारे 128 बीट के होते हैं। और IPv4 कितने बीट्स के होते हैं, तो IPv4 जो है वो 32 बीट के होते हैं, ठीक है दोस्तों। ये सभी इंटरनेट प्रोटोकॉल्स होते हैं, ठीक है। और एक बात और जान लीजिए, मैक एड्रेस के बारे में भी जान लीजिए। मैक एड्रेस जो है वो हमारा 48 बिट का होता है, ठीक है। अब आगे आइए, दिस ट्रांसलेशन इज नेसेसरी व्हेन डिवाइसेज और नेटवर्क रनिंग डिफरेंट IP वर्जन नीड टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। यानी कि हेडर ट्रांसलेशन प्रोसीडर का जो है ज़रूरत कब पड़ता है, तो हेडर ट्रांसलेशन प्रोसीडर का जो है दोस्तों ज़रूरत तब पड़ता है जब कोई डिवाइस जो है डिफरेंट IP वर्जन पे जो है रन कर रहा है और उसे एक दूसरे से कम्युनिकेट करना है, तो हेडर ट्रांसलेशन प्रोसीडर का इस्तेमाल होता है। देयर आर वेरियस मेथड्स फॉर परफॉर्मिंग दिस ट्रांसलेशन, ठीक है। हेडर ट्रांसलेटर प्रोसीडर्स को जो है हेडर ट्रांसलेशन प्रोसीडर को परफॉर्म करने के लिए जो है दोस्तों बहुत सारे मेथड हैं, जैसे कि नेट 64 हो गया, यानी कि नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन IPv6 टू IPv4, एंड SIIT हो गया, स्टेटलेस IP या ICMP ट्रांसलेशन। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लॉपिंग वुड ब्रीच द इंटीग्रिटी ऑफ ए सिस्टम। इन सभी ऑप्शंस में जो है कौन से ऑप्शंस जो है सिस्टम के इंटीग्रिटी को ब्रीच करेगा। फर्स्ट, लॉकिंग द रूम टू प्रिवेंट थेफ्ट। ऑप्शन बी है फुल एक्सेस राइट्स फॉर ऑल यूजर्स। ऑप्शन सी है फिटिंग द सिस्टम विथ एन एंटी थेफ्ट डिवाइस। ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव। ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। ओके फ्रेंड्स, तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, फुल एक्सेस राइट्स फॉर ऑल यूजर। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, फुल एक्सेस राइट्स फॉर ऑल यूजर। ओके, यानी कि अगर किसी भी यूजर्स को जो है हम लोग फुल एक्सेस का राइट दे देंगे, ठीक है दोस्तों, किसी भी यूजर को जो है हम लोग फुल एक्सेस का राइट दे देंगे, ठीक है दोस्तों, यानी कि किसी भी यूजर्स को जो है हम लोग फुल एक्सेस का जो है राइट दे देंगे, तो वो जो है सिस्टम की इंटीग्रिटी को जो है ब्रीच कर देगा, ठीक है। फुल एक्सेस राइट्स फॉर ऑल यूजर को जो है अगर हम फुल एक्सेस का राइट दे देंगे तो वो जो है सिस्टम की इंटीग्रिटी को ब्रीच कर देगा, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, which sublayer of the data link layer performs data link function that depend upon the type of medium। ऑप्शन ए है दोस्तों लॉजिकल लिंक कंट्रोल सब लेयर।
ऑप्शन बी है मीडिया एक्सेस कंट्रोल सब लेयर, ऑप्शन सी है नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोल सब लेयर, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा मीडिया एक्सेस कंट्रोल सब लेयर, मीडिया एक्सेस कंट्रोल सब लेयर। ओके, इट मीन्स मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर इज द सब लेयर ऑफ डेटा लिंक लेयर which performs data link function that upon the type of medium. Okay, it means media access control sublayer is the sublayer of the data link layer performs data link functions that upon the type of medium. ठीक है, अब डेटा लिंक लेयर के बारे में जानिए। तो दोस्तों हमारा डेटा लिंक लेयर जो है वो OSI मॉडल का जो है सेकेंड लेयर होता है। डेटा लिंक लेयर जो है वो OSI मॉडल का जो है सेकेंड लेयर होता है। OSI का फुल फॉर्म जो होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन होता है। ठीक है, OSI का फुल फॉर्म जो है वो होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, और हमारे OSI मॉडल में जो है 7 लेयर्स होते हैं। ठीक है, तो वही है कि डेटा लिंक लेयर इज द सेकेंड लेयर इन द OSI मॉडल एंड द TCP/IP प्रोटोकॉल। और डेटा लिंक लेयर जो है दोस्तों TCP/IP प्रोटोकॉल में भी होता है, यहाँ भी सेकेंड ही लेयर में है। इट्स प्राइमरी फंक्शन इज टू प्रोवाइड reliable efficient communication between adjacent network nodes over a physical link such as a cable और a wireless connection। तो दोस्तों डेटा लिंक लेयर जो है उसका प्राइमरी फंक्शन ये है कि वो रिलायबल कम्युनिकेशन को प्रोवाइड करे। ठीक है, बिटवीन एडजेसेंट नेटवर्क नोड के बीच में। ठीक है, जैसे कि हमारा केबल या फिर वायरलेस कनेक्शन हो गया। डेटा लिंक लेयर के दोस्तों कुछ फंक्शन है, देख लीजिए। तो डेटा लिंक लेयर जो है फ्रेमिंग का काम करता है, फिजिकल एड्रेसिंग का काम करता है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल का काम करता है, एरर डिटेक्शन एंड कंट्रोल का भी काम डेटा लिंक लेयर ही करता है। ठीक है, फिर फ्लो कंट्रोल का काम डेटा लिंक लेयर करता है, लिंक एस्टेब्लिशमेंट और उसके टर्मिनेशन का काम भी डेटा लिंक लेयर करता है, फ्रेम सिंक्रोनाइजेशन का काम भी डेटा लिंक लेयर करता है। अब यहाँ पे पूछ रहा है बताइए बुलियन अलजेब्रा कैन बी यूज्ड। बुलियन अलजेब्रा का जो है इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? ऑप्शन ए फॉर डिजाइनिंग द डिजिटल कंप्यूटर्स को डिजाइन करने के लिए, ऑप्शन बी इन बिल्डिंग लॉजिक सिंबल बिल्ड करने के लिए, ऑप्शन सी है इन सर्किट थ्योरी में, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। तो दोस्तों इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द एबव। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द एबव। यानी कि बुलियन अलजेब्रा का जो है इस्तेमाल हम इन सभी के लिए करते हैं। ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर्स को डिजाइन करने के लिए भी करते हैं, लॉजिक सिंबल्स को बिल्ड करने के लिए भी करते हैं, और सर्किट थ्योरी में भी जो है हम लोग बुलियन अलजेब्रा का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए जो है इसका ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर मोर देन वन ऑफ द एबव। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे लिखा गया है, बुलियन अलजेब्रा इज इंडीड यूटिलाइज्ड इन डिजाइनिंग डिजिटल कंप्यूटर, बिल्डिंग लॉजिकल सिंबल एंड सर्किट थ्योरी। तो यही बात है यहाँ पे कि बुलियन अलजेब्रा का यूज जो है हम लोग डिजिटल कंप्यूटर को डिजाइन करने के लिए करते हैं, लॉजिक सिंबल को बिल्ड करने के लिए करते हैं, और सर्किट थ्योरी में भी जो है हम लोग बुलियन अलजेब्रा का इस्तेमाल करते हैं। It is a fundamental concept in digital electronics and plays a crucial role in the design and analysis of digital circuit। और दोस्तों हमारा जो बुलियन अलजेब्रा है वो एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, और वो जो है एक काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले करता है, एक वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, डिजिटल सर्किट के डिजाइन और एनालिसिस में। ठीक है, डिजिटल सर्किट के डिजाइन और एनालिसिस में जो है बुलियन अलजेब्रा जो है क्रूशियल रोल प्ले करता है। अब है व्हाट डज द कंट्रोल यूनिट जेनरेट टू कंट्रोल अदर यूनिट। व्हाट डज द कंट्रोल यूनिट जेनरेट टू कंट्रोल अदर यूनिट। ऑप्शन ए है ट्रांसफर सिग्नल्स, ऑप्शन बी है कमांड सिग्नल्स, ऑप्शन सी है कंट्रोल सिग्नल्स, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो है पूछ रहा है कंट्रोल यूनिट जो है अदर यूनिट को कंट्रोल करने के लिए जो है क्या जनरेट करता है। ठीक है, ऑप्शन ए है ट्रांसफर सिग्नल, ऑप्शन बी है कमांड सिग्नल, ऑप्शन सी है कंट्रोल सिग्नल्स। तो दोस्तों इसका आंसर जो है वो हो जाएगा कंट्रोल सिग्नल्स। ओके, इसका आंसर जो है वो हो जाएगा कंट्रोल सिग्नल्स। ठीक है, यानी कि कंट्रोल यूनिट जो है वो जनरेट करता है कंट्रोल सिग्नल्स अदर यूनिट को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है दोस्तों, कंट्रोल यूनिट जो है कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट करता है अदर यूनिट को कंट्रोल करने के लिए।
अब यहाँ पे देख लीजिए कंट्रोल यूनिट के बारे में। द कंट्रोल यूनिट जनरेट्स कंट्रोल सिग्नल्स टू मैनेज एंड कोऑर्डिनेट द ऑपरेशंस ऑफ अदर यूनिट्स विद इन ए कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम के बीच में जो है दोस्तों कंट्रोल यूनिट अदर यूनिट्स को कंट्रोल करने के लिए जो है कंट्रोल सिग्नल का इस्तेमाल करता है। दिज कंट्रोल सिग्नल्स डिक्टेट वेरियस एक्शन, और ये जो कंट्रोल सिग्नल्स है वो वेरियस एक्शन को डिक्टेट करता है, जैसे कि डेटा ट्रांसफ़र हो गया, मेमोरी एक्सेस हो गया, एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन हो गया, और जो है ये इंश्योर करता है सिस्टम के प्रॉपर फंक्शनिंग को। ओके, नेक्स्ट है टू डिस्प्ले टाइम इन रेलवे स्टेशन विच डिजिटल सर्किट इज यूज्ड। टू डिस्प्ले टाइम इन रेलवे स्टेशन विच डिजिटल सर्किट इज यूज्ड। रेलवे स्टेशन में जो है टाइम को डिस्प्ले करने के लिए हम लोग किस डिजिटल सर्किट का यूज करते हैं। ऑप्शन ए है 7 सेगमेंट डिकोडर, ऑप्शन बी है 8 सेगमेंट इनकोडर, ऑप्शन सी है 8:3 मल्टीप्लेक्सर, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। तो दोस्तों इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन ए 7 सेगमेंट डिकोडर। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन ए 7 सेगमेंट डिकोडर। ओके, इसका आंसर जो है वो हो जाएगा 7 सेगमेंट डिकोडर। ठीक है, रेलवे स्टेशन में हम लोग टाइम को डिस्प्ले करने के लिए जो है 7 सेगमेंट डिकोडर का इस्तेमाल करते हैं। रेलवे स्टेशन पर टाइम को डिस्प्ले करने के लिए हम लोग 7 सेगमेंट डिकोडर का इस्तेमाल करते हैं। द डिजिटल सर्किट टाइपिकली यूज टू डिस्प्ले टाइम इन रेलवे स्टेशन इज 7 सेगमेंट डिकोडर। ठीक है, तो यही बात है, रेलवे स्टेशन पे जो है टाइम को डिस्प्ले करने के लिए हम लोग 7 सेगमेंट डिकोडर का इस्तेमाल करते हैं। 7 सेगमेंट डिस्प्लेज आर कॉमनली एम्प्लॉयड फॉर दिस पर्पस बिकॉज दे कैन प्रेजेंट न्यूमेरिकल डिजिट फ्रॉम 0 to 9 यूजिंग ए कॉम्बिनेशन ऑफ 7 सेगमेंट। ठीक है, तो हमारा 7 सेगमेंट डिस्प्ले जो है ये इसी पर्पस के लिए बना गया है। और 7 सेगमेंट में क्या होता है दोस्तों, 7 सेगमेंट डिकोडर में होता क्या है, वो जो है न्यूमेरिकल डिजिट को 0 से 9 के बीच में रिप्रेजेंट करते हैं यूजिंग ए कॉम्बिनेशन ऑफ 7 सेगमेंट्स। ओके, अब है व्हाट काइंड ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम इज मोस्ट एप्रोप्रिएट टू कैरी डेटा इन ए कंप्यूटर नेटवर्क दैट इज एक्सपोज टू इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस। ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम इज मोस्ट एप्रोप्रिएट टू कैरी डाटा इन ए कंप्यूटर नेटवर्क। तो सिंपल सा बात है, ये बात पूछ रहा है ये कि कौन सा ट्रांसमिशन मीडियम जो है मोस्ट एप्रोप्रिएट है कंप्यूटर नेटवर्क में डाटा कैरी करने के लिए, जो कि इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस के एक्सपोज्ड है। ऑप्शन ए है अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, ऑप्शन बी है ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्शन सी है कोएक्सियल केबल, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। तो दोस्तों इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्टिकल फाइबर। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्टिकल फाइबर। ओके, द मोस्ट एप्रोप्रिएट ट्रांसमिशन मीडियम टू कैरी डेटा इन ए कंप्यूटर नेटवर्क दैट इज एक्सपोज टू इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस इज ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है दोस्तों, तो मोस्ट एप्रोप्रिएट ट्रांसमिशन मीडियम जो कि कंप्यूटर नेटवर्क में डाटा को कैरी करने के लिए होता है और जो एक्सपोज्ड है इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस के, वो हो जाएगा हमारा ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर इज इम्यून टू इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस, इट ट्रांसमिट्स डेटा यूजिंग लाइट सिग्नल्स रेदर देन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। दोस्तों हमारा ऑप्टिकल फाइबर जो है वो इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस के इम्यून होता है, और जो है ऑप्टिकल फाइबर जो है वो डेटा को जो है लाइट सिग्नल्स के माध्यम में भेजता है, न कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। ओके, दिस मेक्स इट आइडियल फॉर इन्वायरमेंट वेयर इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस इज ए कंसर्न सच एज इंडस्ट्रियल सेटिंग्स और एरियाज विथ हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। इसलिए जो है दोस्तों ये इसको जो है वैसे इन्वायरमेंट के लिए जो है आइडियल्स बनाता है जहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस का यूज होता है, जैसे कि इंडस्ट्रियल सेटिंग हो गया या फिर एरियाज विथ हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस हो गया। इन सभी जगह पे जो है हम लोग ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल करते हैं, और ऑप्टिकल फाइबर जो है वो मोस्ट एप्रोप्रिएट है कंप्यूटर नेटवर्क में डेटा को कैरी करने के लिए। ऑप्टिकल फाइबर जो है हमारा मोस्ट एप्रोप्रिएट ट्रांसमिशन मीडियम है। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर जो है हमारा मोस्ट एप्रोप्रिएट ट्रांसमिशन मीडियम है कंप्यूटर नेटवर्क में डेटा को कैरी करने के लिए। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द डबली लिंक लिस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द डबली लिंक लिस्ट। यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं इस ऑप्शंस के बारे में पूछ रहा है, बताइए कि डबली लिंक लिस्ट के बारे में इन सभी में से कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट नहीं है।
ऑप्शन ए है वी कैन ट्रेवर्स इन बोथ डायरेक्शन, हम लोग बोथ डायरेक्शन में ट्रेवर्स कर सकते हैं। ऑप्शन बी है इट रिक्वायर्स एक्स्ट्रा स्पेस। ऑप्शन सी है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डबली लिंक लिस्ट इज ईजियर देन द सिंगली लिस्ट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है डबली लिंक लिस्ट के बारे में नहीं सही है, क्योंकि यहाँ पे लिखा ये हुआ है कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डबली लिंक लिस्ट इज ईजियर देन द सिंगली लिस्ट। यहाँ ये कह रहा है कि डबली लिंक लिस्ट का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो सिंगली लिंक लिस्ट के कंपेयर में काफ़ी आसान होता है, जो कि बात गलत है। और डबली लिंक लिस्ट के बारे में हमारा ऑप्शन ए और बी सही है कि डबली लिंक लिस्ट में जो है हम लोग बोथ डायरेक्शन में ट्रेवर्स कर सकते हैं। ठीक है, डबली लिंक लिस्ट में जो है हम लोग बोथ डायरेक्शन में ट्रेवर्स कर सकते हैं, ये सही है। और डबली लिंक लिस्ट जो है एक्स्ट्रा स्पेस रिक्वायर करता है, ये भी सही है। और डबली लिंक लिस्ट जो है दोस्तों एक्स्ट्रा स्पेस रिक्वायर करता है, ये भी सही है। ये गलत है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डबली लिंक लिस्ट इज ईजियर देन द सिंगली लिंक लिस्ट। यहाँ पे कह रहा है कि डबली लिंक लिस्ट का इम्प्लीमेंटेशन जो है सिंगली लिंक लिस्ट से काफ़ी आसान है, जो कि नहीं होगा। इसलिए जो है हमारा ऑप्शन सी जो है नॉट ट्रू है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए इसका आंसर। In fact, implementing a doubly linked list typically requires more effort than implementing a singly linked list, because each node in a doubly linked list contains reference or pointers to the next and the previous node। ठीक है, यही बात कर रहा है कि डबली लिंक लिस्ट में जो है हमारा इम्प्लीमेंटेशन करना जो है सिंगल लिंक लिस्ट के कंपेयर में काफ़ी जो है कॉम्प्लिकेटेड होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि डबली लिंक लिस्ट जो है वो कंटेन करता है इच नोड इन ए डबली लिंक लिस्ट कंटेंट। डबली लिंक लिस्ट का जो भी नोड होता है, ठीक है, डबली लिंक लिस्ट का जो है दोस्तों जो भी नोड होता है वो कंटेंट्स करता है रेफरेंस को और पॉइंटर टू बोथ नेक्स्ट एंड प्रीवियस नोड। ठीक है, ये रेफरेंस को कंटेंट करता है या फिर कह सकते हैं पॉइंटर टू द नेक्स्ट एंड प्रीवियस नोड, दोनों का जो है ये रेफरेंस कंटेंट करता है। डज रिक्वायरिंग एडिशनल मेमोरी ओवरहेड एंड मोर कॉम्प्लेक्स पॉइंटर मैनिपुलेशन ड्यूरिंग इंसर्शन डिलीशन एंड ट्रेवर्सल ऑपरेशन। इसलिए जो है एडिशनल मेमोरी का इस्तेमाल होता है डबली लिंक लिस्ट में इंसर्शन डिलीशन और ट्रेवर्सल ऑपरेशन में। इस कारण से हम लोग कह सकते हैं कि डबली लिंक लिस्ट जो है सिंगली लिंक लिस्ट के कंपेयर में इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है काफ़ी आसान नहीं होता है। नेक्स्ट है द वैल्यूज अपीयरिंग इन गिवन एट्रीब्यूट्स ऑफ एनी टपल इन द रेफरेंसिंग रिलेशन मस्ट लाइकवाइज अकर इन स्पेसिफाइड एट्रीब्यूट्स ऑफ एटलीस्ट वन टपल इन द रेफरेंस रिलेशन अकॉर्डिंग टू विच इंटीग्रिटी कांस्टेंट। ऑप्शन ए रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट, ऑप्शन बी है प्राइमरी इंटीग्रिटी कांस्टेंट, ऑप्शन सी है रेफरेंसिंग इंटीग्रिटी कांस्टेंट, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। तो दोस्तों इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन ए रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पे, ठीक है, इसका आंसर वही होगा रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट। इसका आंसर देखिए, एक्सप्लेनेशन देखिए, द गिवन सिनेरियो डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रिटी रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट which ensures that values appearing in specified attributes of any tuple in the referencing relation child table must also exist in specified attributes of at least one tuple in the reference relation, यानी कि parent table। तो दोस्तों ये जो हमारा गिवन सिनेरियो था वो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट को डिस्क्राइब कर रहा है। और रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट जो है वो क्या इंश्योर करता है, ये इंश्योर ये करता है डेट वैल्यूज अपीयरिंग इन स्पेसिफाइड एट्रीब्यूट ऑफ एनी टपल इन द रेफरेंसिंग रिलेशन मस्ट आल्सो एग्जिस्ट। यानी कि जो भी वैल्यू हम लोग अपीयर कर रहे हैं स्पेसिफाइड एट्रीब्यूट्स में, यानी कि फॉरेन कीज ऑफ एनी टपल में, ठीक है, इन द रेफरेंसिंग रिलेशन चाइल्ड टेबल में, वो जो है मस्ट एग्जिस्ट होना चाहिए स्पेसिफिक एट्रीब्यूट प्राइमरी की में भी, ठीक है, कम से कम एक बार इन द रेफरेंस रिलेशन पेरेंट टेबल में। इसलिए जो है ये कॉन्सेप्ट जो है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का कॉन्सेप्ट है। और रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट जो है दोस्तों इंश्योर करता है कंसिस्टेंसी एंड इंटीग्रिटी ऑफ डेटा को। और रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट जो है डेटा के कंसिस्टेंसी और इंटीग्रिटी को इंश्योर करता है बिटवीन रिलेटेड टेबल इन रिलेशनल डेटाबेस। ओके,
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट ट्रू अबाउट द बाइनरी सर्च ट्री। अब पूछ रहा है बताइए यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है इन सभी ऑप्शंस में जो है बाइनरी सर्च ट्री के बारे में कौन सा ऑप्शन जो है ट्रू नहीं है। ऑप्शन है द वैल्यू ऑफ लेफ्ट चाइल्ड शुड बी लेस देन द रूट नोड। लेफ्ट चाइल्ड का जो वैल्यू है वो रूट नोड से कम होना चाहिए। ऑप्शन बी है द वैल्यू ऑफ द राइट चाइल्ड शुड बी ग्रेटर देन द रूट नोड, यानी कि राइट चाइल्ड का जो वैल्यू है दोस्तों वो रूट नोड से ग्रेटर होना चाहिए। द लेफ्ट एंड राइट सब ट्री शुड ऑल्सो बी ए बाइनरी सर्च ट्री, ठीक है, और लेफ्ट और राइट सब ट्री जो है वो भी जो है एक बाइनरी सर्च ट्री होना चाहिए। ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। तो दोस्तों इसका आंसर जो है वो हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर जो है दोस्तों वो हो जाएगा नन ऑफ द एबव, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव। ये इसलिए होगा क्योंकि ये सभी के सभी जो फीचर्स हैं वो बाइनरी सर्च ट्री के फीचर्स हैं। ओके, इनफैक्ट ऑल द ऑप्शंस ए बी सी आर ट्रू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए बाइनरी सर्च ट्री, ठीक है, ऑप्शन ए बी सी जो है हमारे वो बाइनरी सर्च ट्री के ट्रू कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसलिए जो है इसका ऑप्शन नन ऑफ द एबव होगा क्योंकि यहाँ पे नॉट ट्रू पूछ रहा था, ठीक है। तो पहला में जो है बाइनरी सर्च ट्री में क्या होता है, रूट नोड से जो है लेफ्ट चाइल्ड छोटा होता है, ठीक है, रूट नोड से जो है लेफ्ट चाइल्ड छोटा होता है और रूट नोड से जो है राइट चाइल्ड ग्रेटर होता है, ठीक है, रूट नोड से जो है राइट चाइल्ड ग्रेटर होता है। और जो है बाइनरी सर्च ट्री में जो है लेफ्ट एंड राइट सब ट्री जो है वो दोनों का दोनों जो है एक बाइनरी ट्री होना चाहिए, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे होंगे ये फिगर है हमारा बाइनरी सर्च ट्री का, ये हमारा रूट नोड है, ठीक है। तो रूट नोड के लेफ्ट में जितने भी हमारे नोड्स हैं वो सभी जो हैं रूट नोड से कम ही हैं, ठीक है। पहले लेफ्ट नोड को देख लेते हैं, ये हमारा रूट नोड 8 देख लीजिए, यहाँ पे ये 3 हो गया, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 6 हो गया, यहाँ 4 हो गया, ये 7 हो गया, ठीक है। तो ये हमारा रूट नोड है और जितने भी इसके लेफ्ट चाइल्ड हैं वो सभी रूट नोड से छोटा है। आप लोग यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ 3 है, यहाँ फिर 6 है, ये तो भाई 3 तो इसके राइट में है, ठीक है, इससे मतलब नहीं है कि राइट में है, ये जो है इसके लेफ्ट में है, ठीक है, ये जो है इसके लेफ्ट में है, उस चीज़ को ध्यान में रखना है। और रूट नोड के राइट में देख लीजिए 10 हो गया, 14 हो गया, 13 हो गया, तो ये जितने भी हो गए वो रूट नोड से राइट में बड़े होते हैं, ठीक है। और ये जो है बाइनरी सर्च ट्री जो है एक बाइनरी ट्री भी होना चाहिए। अब यहाँ है द एक्सप्रेशन y इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस ए बी सोच द विच ऑपरेशन। अब यहाँ पे पूछ रहा है ये जो एक्सप्रेशन है हमारा y इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये कौन से ऑपरेशन को शो कर रहा है वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए है एक्सओर ऑपरेशन, ऑप्शन बी है एसओपी ऑपरेशन, ऑप्शन सी है पीओएस ऑपरेशन, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। तो दोस्तों ये जो है ऑपरेशन हमारा जो शो कर रहा है वो हो जाएगा एसओपी यानी कि सम ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, ये ऑपरेशन जो है शो कर रहा है सम ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। देख सकते हैं द एक्सप्रेशन y इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी रिप्रेजेंट्स सम ऑफ प्रोडक्ट एसओपी ऑपरेशन, ठीक है, ये एक्सप्रेशन जो है हमारा एसओपी ऑपरेशन को एक्सप्रेस कर रहा है। और एसओपी एक्सप्रेशन में होता क्या है, इन एसओपी द एक्सप्रेशन इज फाउंड बाय समिंग द प्रोडक्ट्स ऑफ वेरिएबल। और एसओपी जो एक्सप्रेशन में क्या होता है, एसओपी एक्सप्रेशन कैसे बनता है, बाय समिंग द प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल, प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल को सम करके। in this case a b c और their complement, so the correct answer is SOP। याद रखना है दोस्तों SOP जो है हमारा सम ऑफ प्रोडक्ट होता है। और SOP एक्सप्रेशन फॉर्म कैसे होता है, तो SOP एक्सप्रेशन जो फॉर्म होता है प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल के को सम करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द कैनोनिकल फॉर्म्स ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन, व्हाट आर द कैनोनिकल फॉर्म्स ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन, बुलियन एक्सप्रेशन का जो है कैनोनिकल फॉर्म्स क्या होता है। ऑप्शन ए है और एंड एक्सओर, ऑप्शन बी है नॉर एंड एक्सनॉर, ऑप्शन सी है एसओएम एंड पीओएम, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। तो दोस्तों बुलियन एक्सप्रेशन का जो है कैनोनिकल फॉर्म जो है वो होगा हमारा एसओएम एंड पीओएम, ठीक है। बुलियन एक्सप्रेशन का जो है कैनोनिकल फॉर्म जो होगा वो होगा हमारा एसओएम एंड पीओएम। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है द कैनिकल फॉर्म ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन आर एसओपी यानी कि सम ऑफ प्रोडक्ट एंड पीओएस प्रोडक्ट ऑफ सम। ओके, बुलियन एक्सप्रेशन का जो है दोस्तों कैनोनिकल फॉर्म जो होगा वो होगा एसओपी सम ऑफ प्रोडक्ट और पीओएस सम प्रोडक्ट ऑफ सम,
ठीक है। अब है इफ सर्कुलर क्यू इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग एरे हैविंग मैक्स अंडरस्कोर साइज इन विच एरे इंडेक्स स्टार्ट विद 0, फ्रंट पॉइंट्स टू द फर्स्ट एलिमेंट इन द क्यू एंड रियर पॉइंट टू द लास्ट एलिमेंट इन द क्यू, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज यूज टू स्पेसिफाई दैट द सर्कुलर क्यू इज एम्प्टी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे पूछ रहा है इफ सर्कुलर क्यू इज इम्प्लीमेंटिंग बाय यूजिंग एरे हैविंग मैक्स साइज। ठीक है, अगर हम लोग सर्कुलर क्यू को इम्प्लीमेंट करते हैं मैक्स अंडरस्कोर साइज एरे का यूज करके, जिसमें इंडेक्स जो है एरे का 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है, और फ्रंट्स पॉइंट टू द फर्स्ट एलिमेंट इन द क्यू, और फ्रंट जो है एलिमेंट के फर्स्ट क्यू के जो है फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करेगा और रियर पॉइंट करेगा क्यू के लास्ट एलिमेंट को। तो पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज यूज टू स्पेसिफाई दैट द सर्कुलर क्यू इज एम्प्टी। तो इसमें से जो है कौन सा कंडीशन स्पेसिफाई करेगा कि सर्कुलर क्यू जो है एम्प्टी है। तो दोस्तों इसका आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रंट इज इक्वल टू रियर -1। फ्रंट इज इक्वल टू रियर -1 जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखिए, द कंडीशन यूज टू स्पेसिफाई दैट द सर्कुलर क्यू इज एम्प्टी टिपिकली इन्वॉल्व सेटिंग बोथ द फ्रंट एंड रियर पॉइंटर टू ए स्पेसिफिक वैल्यू। ठीक है, तो जो कंडीशन स्पेसिफाई करेगा कि सर्कुलर क्यू एम्प्टी है वो इन्वॉल्व करता है सेटिंग बोथ फ्रंट एंड रियर पॉइंटर टू ए स्पेसिफिक वैल्यू। फ्रंट और रियर दोनों पॉइंटर को जो है स्पेसिफिक वैल्यू में सेट करता है। और इन दिस केस सिंस एरे इंडाइसेस स्टार्ट विद 0, इस केस में जो है एरे का इंडाइस जो है 0 से स्टार्ट हो रहा है। ए कॉमन कंडीशन टू इंडिकेट एन एम्प्टी सर्कुलर क्यू इज व्हेन बोथ फ्रंट एंड रियर आर सेट टू -1। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कॉमन कंडीशन जो कि सर्कुलर क्यू एम्प्टी है कि नहीं उसको जो चेक करेगा, इंडिकेट करेगा फ्रंट एंड रियर दोनों में, तो वो जो है सेट किया जाएगा उसको -1 पे। इसलिए जो है हमारा आंसर हो जाएगा फ्रंट इज इक्वल टू रियर -1। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स इज नॉट यूज्ड इन द बाइनरी ट्री। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स इज नॉट यूज्ड इन द बाइनरी ट्री। अब इसमें से पूछ रहा है बताइए इन सभी में से जो है कौन सा टेक्निक का इस्तेमाल जो है हम लोग बाइनरी ट्री में नहीं करते हैं। ऑप्शन ए है रेंडोमाइज्ड ट्रेवर्सल, ऑप्शन बी है प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल, ऑप्शन सी है पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए रेंडोमाइज्ड ट्रेवर्सल। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा रेंडोमाइज्ड ट्रेवर्सल। यानी कि बाइनरी ट्री में जो है हम लोग रेंडोमाइज्ड ट्रेवर्सल का यूज नहीं करते हैं, बाकी प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर ये सभी के सभी जो है बाइनरी ट्री के ट्रेवर्सल टेक्निक है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सप्लेनेशन में, द टेक्निक डेट इज नॉट टिपिकली यूज इन बाइनरी ट्रीज रेंडोमाइज्ड ट्रेवर्सल। वो टेक्निक जिसका इस्तेमाल जो है हम लोग बाइनरी ट्री में नहीं करते हैं वो हो जाएगा रेंडोमाइज्ड ट्रेवर्सल। उसके बाद है बाइनरी ट्री आर कॉमनली ट्रेवर्स्ड यूजिंग वेरियस मेथड सच एज प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल एंड पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल। और बाइनरी ट्री का जो कॉमनली ट्रेवर्सल टेक्निक है दोस्तों, ठीक है, यानी कि बाइनरी ट्री को ट्रेवर्स करने का जो मोस्ट कॉमन मेथड्स है, मोस्ट कॉमन टेक्निक्स है, वो सब हो जाएगा हमारा इन ऑर्डर ट्रेवर्सल, प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल और पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल। नेक्स्ट है रेंडोमाइज्ड ट्रेवर्सल, जो कि बाइनरी सर्च का जो है बाइनरी ट्री को ट्रेवर्स करने का जो है टेक्निक नहीं है। ओके, इसलिए जो है हमारा आंसर हो गया था रेंडोमाइज्ड ट्रेवर्सल। ठीक है, याद रखना है दोस्तों, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर ये तीनों के तीनों जो है बाइनरी ट्री के ट्रेवर्सल टेक्निक है, और रेंडोमाइज्ड ट्रेवर्सल जैसा कुछ होता नहीं है ट्रेवर्सल टेक्निक। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ DBMS। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ DBMS। अब पूछ रहा बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है DBMS का फीचर नहीं है। पहला है मिनिमम डुप्लीकेशन एंड रिडंडेंसी ऑफ डाटा। ऑप्शन ए है यानी कि मिनिमम डुप्लीकेशन हो और रिडंडेंसी और डाटा का रिडंडेंसी जो है काफ़ी कम हो। ठीक है, ऑप्शन बी है हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी, ऑप्शन बी है सिंगल यूजर एक्सेस ओनली, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। और पूछ रहा बताइए इन सभी में से जो है DBMS का फीचर नहीं है। ठीक है, याद रखना है, यहाँ पे पूछा नोट ए फीचर ऑफ DBMS। ठीक है, तो सिंगल यूजर एक्सेस, इसका आंसर हो जाएगा सिंगल यूजर एक्सेस, क्योंकि सिंगल यूजर एक्सेस जो है वो DBMS का फीचर्स नहीं है। DBMS का फीचर ही है मल्टीपल यूजर्स। ठीक है, वही बात लिखा है, द फीचर दैट इज नॉट टिपिकली एसोसिएटेड विथ ए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज सिंगल यूजर एक्सेस। ठीक है, तो दिए गए ऑप्शंस के अनुसार जो है जो फीचर्स नहीं है DBMS का वो हो जाएगा सिंगल यूजर एक्सेस। अब यहाँ देखिए DBMS इज डिजाइन टू सपोर्ट मल्टीपल यूजर एक्सेस टू डेटा, allowing multiple users to interact with the database simultaneously while ensuring data integrity, consistency and security।
ठीक है। DBMS जो है दोस्तों वो बना ही हुआ है मल्टी यूजर एक्सेस के लिए। ठीक है, DBMS जो है वो बना ही हुआ है ताकि वो मल्टी यूजर एक्सेस को सपोर्ट करे। ठीक है, मल्टीपल यूजर्स को जो है अलाउ करे डेटाबेस से इंटरेक्शन करने के लिए। ठीक है, वाइल इंश्योरिंग डाटा इंटीग्रिटी, कंसिस्टेंसी एंड सिक्योरिटी। ठीक है, तो इसलिए जो है हम दोस्तों हमारा आंसर जो है सिंगल यूजर एक्सेस होगा, क्योंकि सिंगल यूजर एक्सेस जो है DBMS का फीचर ही नहीं है। DBMS का फीचर ही है मल्टीपल यूजर्स एक्सेस। ओके, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोट द टाइप ऑफ द क्यू। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोट द टाइप ऑफ द क्यू पूछ रहा है दोस्तों, बताइए इन सभी ऑप्शन में जो है क्यू का टाइप कौन सा नहीं है। इन सभी ऑप्शन में जो है क्यू का टाइप जो है कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए है लीनियर क्यू, ऑप्शन बी है सर्कुलर क्यू, ऑप्शन सी है डबल इंडेड क्यू, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। तो दोस्तों इनमें से जो है क्यू का टाइप जो नहीं है वो हो जाएगा ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव। ठीक है, क्यू का टाइप नहीं है वो हो जाएगा नन ऑफ द एबव, क्योंकि लीनियर क्यू, सर्कुलर क्यू, डबल इंडेड क्यू, लीनियर क्यू, सर्कुलर क्यू, डबल इंडेड क्यू, ये सभी के सभी जो है दोस्तों क्यू के टाइप ही हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए लीनियर क्यू, सर्कुलर क्यू एंड डबल इंडेड क्यू, जिसे कि हम लोग DQ भी कहते हैं। डबल इंडेड क्यू को जो है दोस्तों हम लोग DQ भी कहते हैं, याद रखना है। और आर ऑल वैलिड टाइप्स ऑफ क्यू कॉमनली यूज इन कंप्यूटर साइंस एंड प्रोग्रामिंग। तो दोस्तों सर्कुलर क्यू, लिंक क्यू और डबल इंडेड क्यू ये सभी के सभी जो क्यू के टाइप्स हैं जो कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल भी किए जाते हैं। इसलिए जो है इसका आंसर नन ऑफ द एबव नन ऑफ द एबव होगा, क्योंकि यहाँ पूछ ही रहा था नोट द टाइप ऑफ क्यू, तो आंसर होगा नन ऑफ द एबव। नेक्स्ट है द नेसेसरी कंडीशन टू बी चेक्ड बिफोर डिलीशन फ्रॉम द क्यू इज। द नेसेसरी कंडीशन टू बी चेक्ड बिफोर डिलीशन फ्रॉम द क्यू इज, यानी कि दोस्तों क्यू को डिलीट करने से पहले जो है हम लोग कौन से नेसेसरी कंडीशन को चेक करते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए है ओवरफ्लो, ऑप्शन बी है अंडरफ्लो, ऑप्शन सी है रियर वैल्यू, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। तो दोस्तों इसका आंसर जो है वो हो जाएगा अंडरफ्लो। ठीक है, द नेसेसरी कंडीशन टू बी चेक्ड बिफोर डिलीशन फ्रॉम द क्यू इज अंडरफ्लो। ठीक है, यानी कि वो नेसेसरी कंडीशन जब क्यू से डिलीट करने से पहले हम लोग चेक करते हैं वो हो जाएगा अंडरफ्लो। ठीक है, द नेसेसरी कंडीशन टू बी चेक्ड बिफोर डिलीशन फ्रॉम द क्यू इज अंडरफ्लो, वही बात है कि वो नेसेसरी कंडीशन जो चेक होना एकदम कंपलसरी होता है क्यू के डिलीशन से पहले, तो हो जाएगा अंडरफ्लो। अंडरफ्लो अकर्स व्हेन अटेम्प्टिंग टू डिलीट एन एलिमेंट फ्रॉम एन एम्प्टी क्यू, और अंडरफ्लो जो है वो हमारा तब अकर होता है। ठीक है, अंडरफ्लो जो है वो हमारा तब अकर होता है जब कोई क्यू जो है एम्प्टी है और हम जो है उसमें कोई एलिमेंट डिलीट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो जो है अंडरफ्लो का कंडीशन हो जाता है, जो कि एक इनवैलिड ऑपरेशन है। देयरफॉर इट इज एसेंशियल टू चेक फॉर अंडरफ्लो बिफोर परफॉर्मिंग ए डिलीशन ऑपरेशन ऑन द क्यू। इसलिए जो है क्यू में डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म करने से पहले जो है हम लोग को अंडरफ्लो कंडीशन को चेक करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आफ्टर परफॉर्मिंग फॉलोइंग सेट ऑफ ऑपरेशन व्हाट डज द फाइनल लिस्ट लुक कंटेंट। यहाँ पे जो है दोस्तों दिया गया है इंसर्ट फ्रंट 10, इंसर्ट फ्रंट 20, इंसर्ट रियर 30, डिलीट फ्रंट, इंसर्ट रियर 40, इंसर्ट रियर 10, डिलीट रियर, इंसर्ट रियर 15, डिस्प्ले। तो यहाँ पे पूछ रहा है इन सभी ऑपरेशंस को जो है परफॉर्म करने के बाद जो है फाइनल लिस्ट जो है वो क्या कंटेंट करेगा। तो आंसर तो ये हो जाएगा 10, 30, 40, 15। ये क्यों होता है देखिए, तो यहाँ पे क्या कह रहा था, लेट्स गो थ्रू ईच ऑपरेशन स्टेप बाय स्टेप। ईच ऑपरेशन को हम लोग स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो पहले कर रहा था इंसर्ट फ्रंट 10, यानी कि फ्रंट में 10 को इंसर्ट कर देना है, कर दिए। फिर कह रहा इंसर्ट फ्रंट 20, 10 के आगे फ्रंट हो जाएगा, तो यहाँ फ्रंट में 20 इंसर्ट करने का रहा, 20 इंसर्ट कर देंगे। अब है इंसर्ट रियर 30, रियर में 30 इंसर्ट करने का रहा है, तो इन दोनों के बाद जो रियर होगा उसमें 30 इंसर्ट कर दिए। अब कह रहा डिलीट फ्रंट, ठीक है, तो हमारा फ्रंट जो था 20 उसको कह रहा डिलीट करने, तो इस केस में डिलीट कर दिए। अब कह रहा इंसर्ट रियर 40, अब कह रहा है 40 को रियर में इंसर्ट करिए, कर दिए। अब है इंसर्ट रियर 10, रियर में कह रहा है 10 को इंसर्ट करिए, कर दिए इंसर्ट। अब है डिलीट रियर, जो हमारा सबसे रियर था 10 जो अभी इंसर्ट किए वो सबसे रियर था, तो इसे डिलीट करने बोल रहा था, तो 10 को हम लोग यहाँ पे डिलीट कर दिए। फिर इंसर्ट रियर 15, और फिर जो है रियर में 15 इंसर्ट करने बोल रहा है, तो 15 को इंसर्ट कर दिए। ठीक है, तो ये सभी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के बाद जो है दोस्तों ये हमारा आंसर हो जाएगा 10, 30, 14, 15। ठीक है, 10, 30, 40, 15 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। अब है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इन विच इंसर्शन एंड डिलीशन ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म फ्रॉम बोथ द इंडेज।
ठीक है। यहाँ पे पूछ रहा है एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जिसमें इंसर्शन और डिलीशन दोनों एंड से जो परफॉर्म होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है क्यू, ऑप्शन बी है सर्कुलर क्यू, ऑप्शन सी है डी क्यू, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। तो दोस्तों इसका आंसर जो है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डी क्यू। इसका आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन सी डी क्यू। यानी कि एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर इन विच इंसर्शन एंड डिलीशन ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म फ्रॉम बोथ द एंड इज डी क्यू। ओके, ए लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इन विच इंसर्शन एंड डिलीशन ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म फ्रॉम बोथ द एंड इज कॉल्ड डी क्यू। ठीक है, डी क्यू में जो है दोस्तों हम लोग इंसर्शन और डिलीशन ऑपरेशन जो है दोनों एंड से परफॉर्म करते हैं। ठीक है, द लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इन विच इंसर्शन एंड डिलीशन ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म फ्रॉम बोथ द एंड इज डी क्यू विच स्टैंड्स फॉर डबल इंडेड क्यू। यानी कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जिसमें हम लोग इंसर्शन और डिलीशन ऑपरेशन जो है दोनों एंड से परफॉर्म करते हैं उसे हम लोग डी क्यू कहते हैं। और डी क्यू का जो फुल फॉर्म होता है उसका फुल फॉर्म होता है डबल इंडेड क्यू। याद रखना दोस्तों, डी क्यू का जो फुल फॉर्म होता है उसका फुल फॉर्म होता है डबल इंडेड क्यू। ठीक है, ए डी क्यू अलाउज इंसर्शन एंड डिलीशन ऑपरेशंस एट बोथ फ्रंट एंड द रियर एंड्स ऑफ द क्यू। और जो है दोस्तों हमारा डी क्यू जो है वो हमारा इंसर्शन और डिलीशन ऑपरेशन जो है फ्रंट एंड रियर दोनों एंड से जो है अलाउ करता है। ठीक है, मेकिंग इट ए वर्सेटाइल डेटा स्ट्रक्चर फॉर वेरियस एप्लीकेशन वेयर एलिमेंट्स नीड टू बी एडेड और रिमूव फ्रॉम आइदर एंड इफिशियंटली। और ये जो है इसे काफ़ी वर्सेटाइल डेटा स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, डी क्यू ऑपरेशन में याद रखना है इंसर्शन और डिलीशन दोनों एंड से होता है। ठीक है, अब है यहाँ पे विच कमांड मेक्स द अपडेट परफॉर्म बाय द ट्रांजैक्शन परमानेंट इन द डेटाबेस। विच कमांड मेक्स द अपडेट्स परफॉर्म बाय द ट्रांजैक्शन परमानेंट इन द डेटाबेस। इनमें से जो है कौन सा कमांड का यूज करके जो है दोस्तों हम लोग ट्रांजैक्शन को परमानेंट करते हैं DBMS में। ठीक है, ऑप्शन ए है रोल बैक, ऑप्शन बी है कमिट, ऑप्शन सी है ट्रंकेट, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। तो दोस्तों हम लोग कमिट कमांड का यूज करके जो है अपडेट ट्रांजैक्शन को परमानेंट करते हैं DBMS में। ठीक है, द कमांड दैट मेक्स द अपडेट्स परफॉर्म बाय द ट्रांजैक्शन परमानेंट इन द डेटाबेस इज कमिट। यानी कि डेटाबेस में जो है हम लोग ट्रांजैक्शन को परमानेंट जो करते हैं कमिट का यूज करके करते हैं। व्हेन ए ट्रांजैक्शन इज कमिटेड ऑल द चेंजेस मेड बाय द ट्रांजैक्शन आर फाइनलाइज्ड एंड बिकम परमानेंट इन द डेटाबेस। और दोस्तों जब ट्रांजैक्शन को जो है हम लोग कमिट कमांड का यूज करके कमिट कर देते हैं तो उसमें किसी भी तरह का चेंज जो है वो नहीं होता है, क्योंकि ट्रांजैक्शन जो है फाइनलाइज हो जाता है, परमानेंट हो जाता है डेटाबेस के अंदर में। इसलिए जो है हम लोग इसमें किसी भी तरह का चेंज नहीं करेंगे। दिस मीन्स डैट द चेंजेज आर सेव्ड एंड कैन नॉट बी रोल बैक। इसका मतलब हुआ कि चेंजेज जो है इसमें कमिट का यूज करने का मतलब ये हुआ कि चेंजेज जो है इसमें सेव्ड हो गया है और अब वो जो है रोल बैक नहीं होगा, यानी कि वो डन नहीं होगा अनलेस अदर ट्रांजैक्शन इज इनिशिएटेड टू रिवर्स नेम। जब तक कि दूसरा ट्रांजैक्शन इनिशिएट नहीं किया जाता है उसे रिवर्स करने के लिए। इसलिए जो है इसका आंसर जो है हो जाएगा कमिट। ओके, यानी कि कमिट कमांड का यूज करके जो है हम लोग DBMS में ट्रांजैक्शन को परमानेंट करते हैं। चलिए दोस्तों, तो आज के सेशन में हम लोग ने 25 से 30 क्वेश्चन के आसपास डिस्कस किया है और साथ में उसके डिस्कशन भी किए हैं। इस तरह के सेशन हमारे चैनल पे कंटिन्यू चलते रहेंगे, तो जो भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ओके, और जितने भी आपके जान पहचान के लोग हैं जो BPSC TRE और STET कंप्यूटर साइंस की तैयारी कर रहे हैं उन तक इस चैनल को अवश्य पहुंचा दें, क्योंकि यहाँ पे फ्री एजुकेशन दिया जा रहा है, कोई चार्जेज नहीं है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए सेशन को एंड करते हैं, फिर जो है हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।